मॉर्निंग बच्चों। लेसन नंबर 3 परमाणु एवं अणु, और हम पढ़ रहे थे रासायनिक संयोजन के नियम। हमारा पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और दूसरा नियम स्थिर अनुपात का नियम। टॉपिक क्या था हमारा? रासायनिक संयोजन के नियम। और पहला नियम है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन पूछे कि रासायनिक संयोजन के नियम बताइए, तो रासायनिक संयोजन के कितने नियम है बच्चों? 2। एक तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम पहले कर चुके हैं, आज हमें पढ़ना है स्थिर अनुपात का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या था बच्चों? याद कीजिए, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो सृजित किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। केवल पदार्थ का रूप और संगठन बदलता है। हमारा पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या है बच्चों द्रव्यमान संरक्षण का नियम? देखिए, और अगर किसी ने पिछली टर्म में नहीं लिखा हो तो नोट भी कर लीजिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो सृजित किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, केवल पदार्थ का रूप और संगठन बदलता है। नेक्स्ट दूसरा नियम है हमारा बच्चों स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा नियम स्थिर अनुपात का नियम। आपने पदार्थ पढ़े होंगे पिछली क्लास में, पिछले लेसन के अंदर। कौन कौन से पदार्थ थे? तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। एक ही प्रकार का पदार्थ हो, एक ही प्रकार का संगठन हो, वो क्या होगा? तत्व। पदार्थ का संगठन कैसा है? एक ही प्रकार का। जैसे चांदी Ag, सोना Au, तांबा Cu। इसमें सिर्फ तांबे का ही होगा, यहाँ सोने का ही होगा, यहाँ चांदी का ही होगा। तो जब एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं तो वह होता है तत्व। और यौगिक,
यौगिक में क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात में संयोग। तो यौगिक में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व आपस में क्या करते हैं, रासायनिक क्रिया करते हैं और उससे यौगिक बनते हैं। और इन तत्वों का अनुपात कैसा होता है, निश्चित होता है, फिक्स होगा। मिश्रण तत्व या यौगिकों का किसी भी अनुपात में उपस्थित होना किसी भी अनुपात में हो सकते हैं। तो हमने यहां पर तत्व तो बताया Ag, Au, Cu, जैसे चांदी, सोना, तांबा। यौगिक में जो तत्व है उनका अनुपात निश्चित होता है, जैसे H2O है, H2O, और इसमें H है और O है और इनका अनुपात भी निश्चित है। कितना है, 1:8। ये कैसे आया, तो ये हम पूरा लेसन पढ़ेंगे, उसके बाद आपको 1:8 का पता चलेगा। अभी ये देख लीजिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:8। और मिश्रण क्या है, तत्व या यौगिकों का किसी भी अनुपात में उपस्थित होना। जैसे हवा में क्या हो सकता है, धुएं का कोई फिक्स होता है क्या, कितनी धुआं होगी। धूलकण, कितने भी धूलकण हो सकते हैं हवा के अंदर। तो ये क्या है, मिश्रण। तो इससे अनुपात से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि तत्व है वो एक ही प्रकार का संगठन होता है, उसमें एक ही प्रकार के परमाणु या तत्व उपस्थित होते हैं। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात में संयोग होता है, जैसे वाटर में बताएं H2O में 1:8। और मिश्रण आपने पढ़ा होगा, मिश्रण क्या है, तत्व या यौगिकों का किसी भी अनुपात में उपस्थित होना। जैसे हवा में धुएं का होना, धूलकण का होना, तो उनका अनुपात फिक्स नहीं है, वो किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं। तो आपने तत्व, यौगिक और मिश्रण पढ़ चुके हैं एक बार पहले, और वापस रिपीट भी देख लिया है कि तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है। और हम पढ़ रहे हैं रासायनिक संयोजन के नियम का दूसरा नियम, स्थिर अनुपात का नियम। तो हमने बताया था कि रासायनिक संयोजन के नियम किसने दिए थे बच्चों, लेवाजिए और प्राउस्ट ने दिए थे। तो स्थिर अनुपात का नियम लेवाजिए और अन्य वैज्ञानिक ने बताया कि दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, यौगिक बनाते हैं। लेवाजी और अन्य वैज्ञानिक बता रहे हैं कि दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनाते हैं, यौगिक।
प्राप्त यौगिक में तत्वों का संयोजन निश्चित अनुपात में होता है, निश्चित अनुपात में होता है, चाहे यौगिक को किसी भी स्थान या विधि से बनाया गया हो। लेवाजिए और अन्य वैज्ञानिकों ने बताया है कि 2 या 2 से अधिक तत्व रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यौगिक बनाते हैं और जो यौगिक प्राप्त होता है उसमें तत्वों का संयोजन निश्चित अनुपात में होता है, चाहे यौगिक को किसी भी स्थान या विधि से बनाया गया हो। यह है स्थिर अनुपात का नियम। बच्चों इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका एग्जाम्पल भी बताती हूं जिससे आपको और क्लियरली समझ में आएगा। अब देखिए बच्चों, ये स्थिर अनुपात का नियम है और इसमें कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में संयोग करने पर यौगिक प्राप्त होते हैं और इन तत्वों का जो अनुपात है वह निश्चित या स्थिर होता है। ये लेवाजिए और अन्य वैज्ञानिकों ने बताया है बच्चों। अब देखिए, हम पानी लेकर आते हैं। पानी कहां से लाएं? कुएं से या नल से ले लो या फिर नदी से ले लो, समुद्र से ले लो, कहीं से भी पानी को ले लो। पानी का सूत्र क्या होगा? H2O। क्या होगा पानी का सूत्र? H2O। क्या पानी का सूत्र बदला है क्या? कि नदी के पानी का H3O2 हो गया हो या तालाब का H2O2 हो गया हो या समुद्र का H1O1 हो गया हो? ऐसा क्या होता है क्या बच्चों कि पानी का सूत्र बदल जाए? क्या पानी का सूत्र बदलता है? पानी हम कहीं से भी लें, किसी भी स्रोत से लें, पानी का सूत्र वही रहता है। क्या रहता है? H2O। और H2O में क्या होता है कि जो इनका अनुपात है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनका अनुपात होता है 1:8। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है बच्चों? 1:8। अब चलिए मैं आपको पहले ही बता देती हूं, कोई बात नहीं, आगे का टॉपिक है पर फिर भी समझ लेते हैं। हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है? 1 और ऑक्सीजन का कितना है? 16। अब हम इसको देखते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं? यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निकाले। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। हाइड्रोजन दिख रहे हैं ना सूत्र में कितने हैं बच्चों? 2। और ऑक्सीजन कितना है बच्चों? 1। अब आप देखिए हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है? 1, तो 1 से मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन परमाणु 1 है, द्रव्यमान कितना है? 16। अब इसका देखें तो कितना आएगा? 2:16। कितना आ रहा है इनका दोनों का अनुपात? हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 2:16। अब ये एक ही पहाड़ी से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 अठे 16।
तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना आ गया? 1:8। चाहे जल को, H2O को, वाटर को कहीं से भी प्राप्त किया गया हो, तालाब से, नदी से, हैंडपंप से, नल से, समुद्र से, कहीं से भी प्राप्त किया हो, उसका सूत्र H2O ही रहेगा, अर्थात 2 हाइड्रोजन के तत्व और 1 ऑक्सीजन का तत्व रहेगा। और इन तत्वों का अनुपात हमेशा फिक्स रहेगा 1:8। तो इसे कहते हैं हम स्थिर अनुपात का नियम। लेवाजी और प्राउस्ट ने बताया कि क्या बताया कि 2 या 2 से अधिक तत्व रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यौगिक बनाते हैं। प्राप्त यौगिक में तत्वों का संयोजन निश्चित अनुपात में होता है, चाहे यौगिकों को किसी भी स्थान या विधि से बनाया गया हो। बच्चों अभी वक्त तो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। बच्चों ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अभी हम पढ़ रहे थे स्थिर अनुपात का नियम। और ये लेवाजिये ने बताया था और अन्य वैज्ञानिकों ने बताया था, प्राउस्ट ने और इसको शॉर्टकट में क्लियर किया है, शॉर्टकट परिभाषा दी है प्राउस्ट ने, वो भी हम बता देते हैं। प्राउस्ट के अनुसार, वैज्ञानिक ही है ये, और इन्होंने क्या बताया है, किसी भी यौगिक में तत्वों का निश्चित अनुपात, तत्वों के द्रव्यमानों का निश्चित अनुपात होता है, निश्चित अनुपात होता है। किसने दिया बच्चों? ये प्राउस्ट ने। यौगिक किससे बना हुआ है? तत्वों से। और प्राउस्ट ने क्या बताया है? किसी भी यौगिक के तत्वों के द्रव्यमानों का निश्चित अनुपात होता है।
ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा स्थिर अनुपात का नियम, रासायनिक संयोजन के नियम कंप्लीट हो गए हैं हमारे। अब नेक्स्ट देखते हैं परमाणु क्या है। हम पहले बता चुके हैं परमाणु और डाल्टन के सिद्धांत। तो परमाणु क्या है? क्या है बच्चों परमाणु? पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु है। तो हम क्या लिखेंगे? पदार्थ के सबसे छोटे संरचनात्मक व क्रियात्मक कण, संरचनात्मक व क्रियात्मक कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु कहते हैं। परमाणु का आकार परमाणु त्रिज्या के रूप में, परमाणु त्रिज्या के रूप में मापते हैं। परमाणु को जनरली गोल मानते हैं, ये परमाणु है और ये परमाणु की त्रिज्या है, इसके रूप में हम परमाणु के आकार को मापते हैं। तो परमाणु का आकार परमाणु की त्रिज्या के रूप में मापते हैं। परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है। किस में मापी जाती है परमाणु त्रिज्या? नैनोमीटर में। एक नैनोमीटर, एक नैनोमीटर होता है 10 की पावर -9 मीटर के बराबर। एक नैनोमीटर कितना होता है? 10 की पावर -9 मीटर के बराबर। हम इसको लिख सकते हैं 1 nm। 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होगा? 10 की पावर -9 मीटर के बराबर। नोट कीजिए बच्चों। एक नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -9 मीटर। हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी है? 0.01 नैनोमीटर। 0.01 नैनोमीटर किसकी? हाइड्रोजन परमाणु की। 0.1 नैनोमीटर हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या है। तो ये हमने देखा परमाणु क्या है। अब परमाणु या तत्वों को प्रतीक से हम प्रदर्शित करेंगे और ये प्रतीक दिए थे
डाल्टन ने बताया था कि प्रतीक क्या है, मात्रा है। एक विशिष्ट अर्थ दे दिया डाल्टन ने तो कि प्रतीक तत्व की मात्रा है, निश्चित मात्रा है। और बर्जिलियस ने दिया, बर्जिलियस ने 2 अक्षरों के रूप में दिया, तो इस तरीके से दिया गया। लेकिन मेन जो प्रतीक ऑथेंटिक दिया गया वो दिया गया था IUPAC ने। तो बच्चों IUPAC एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है। IUPAC क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था जो तत्वों के नाम, प्रतीक तथा मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। तो मेन जो प्रतीक दिए थे वो अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था ने दिए थे, जिसे हम IUPAC कहते हैं, और इसी ने ही तत्वों के नाम, प्रतीक और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान की थी। अब प्रतीक लिखने के नियम देख लेते हैं बच्चों। प्रतीक लिखने के नियम कि हम किसी भी तत्व के प्रतीक कैसे लिखेंगे, क्या नियम है, तो हम बताएंगे प्रतीक लिखने के नियम। प्रतीक कैसे लिखे जाते हैं बच्चों? पहला नियम है कि तत्वों के अंग्रेजी नाम का प्रथम अक्षर या लेटर, अक्षर ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कैसा होगा ये? कैपिटल लेटर, कैपिटल और स्मॉल लेटर होते हैं ना, कैपिटल लेटर। तत्वों के अंग्रेजी नाम का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर प्रतीक होगा। जैसे देखिए बच्चों, कार्बन, कार्बन की स्पेलिंग अगर हम इंग्लिश में लिखें तो क्या होती है? CARBON, कार्बन। तो देखिए बच्चों, इसका प्रथम अक्षर क्या है? C। तो कार्बन को प्रतीक दिया C, ये प्रतीक दिया किसको? कार्बन को। क्या दिया? C। इसी प्रकार देखिए बच्चों, नाइट्रोजन को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं बच्चों? NITROGEN। और किससे लिख रहा है शुरू का अक्षर? कैपिटल N से, तो नाइट्रोजन को लिखा कैपिटल N। इसी प्रकार देखिए बच्चों, ऑक्सीजन का OXYGEN, किससे लिखा? O से। तो क्या है बच्चों? शुरू का अक्षर अंग्रेजी का, कार्बन का है C, नाइट्रोजन का है N और ऑक्सीजन का है O। तो पहला नियम हो गया हमारा, तत्वों के अंग्रेजी नाम का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर जो होता है वही प्रतीक होगा उसका। किसका?
तत्व का। नेक्स्ट देखिए बच्चों कि कई बार क्या होता है कि नामों की स्पेलिंग समान हो जाती है। शुरू का अक्षर क्या हो जाता है? समान। जैसे कैल्शियम, कैडमियम, कोबाल्ट, इनकी स्पेलिंग में पहला अंग्रेजी का जो अक्षर आता है वो सी आता है। तो दूसरा नियम क्या है कि यदि तत्वों के अंग्रेजी अक्षर, कौन सा अक्षर? पहला अक्षर, प्रथम अक्षर समान हो तो प्रतीक को अंग्रेजी नाम के दो अक्षरों द्वारा पहला अक्षर कैपिटल लेटर, दूसरा अक्षर स्मॉल लेटर से लिखते हैं। यदि तत्वों के अंग्रेजी अक्षर प्रथम अक्षर समान हो तो प्रतीक को अंग्रेजी नाम के दो अक्षरों द्वारा, पहला अक्षर तो कैपिटल लेटर होगा और दूसरा होगा स्मॉल। देखिए जैसे कैल्शियम, दूसरा कोबाल्ट, तीसरा कैडमियम। कैल्शियम, इसकी स्पेलिंग क्या है? CALCIUM। कोबाल्ट COBALT, कोबाल्ट। कैडमियम को CD। तो देखिए बच्चों, इनके जो शुरू का अक्षर है सबका समान आ रहा है। तो अब हम प्रतीक लिखते समय क्या लिखेंगे? जब हम प्रतीक लिखेंगे तो दो अक्षरों में इसका नाम लिखेंगे। जैसे कैल्शियम का लिखेंगे C, ये भी शुरू होगा C से और ये भी शुरू होगा C से। पहला अक्षर तो तीनों में समान है, लेकिन जो दूसरा अक्षर होगा वो स्मॉल में लिखेंगे और उसके दूसरे अक्षर के हिसाब से, जैसे CA, कोबाल्ट का जैसे CO और कैडमियम का जैसे CD। तो इस तरीके से हम क्या लिखेंगे बच्चों? जब विभिन्न तत्वों के क्या हो जाए, अंग्रेजी नाम का प्रथम अक्षर अगर समान हो जाए तो फिर हम उसका नाम दो अक्षरों में लिखेंगे। पहला अक्षर तो कैपिटल लेटर होगा और दूसरा अक्षर स्मॉल होगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये हमारा दूसरा नियम हो गया। अब प्रतीक लिखने का तीसरा नियम है कि कई तत्व ऐसे हैं जिनको ग्रीक भाषा या लैटिन भाषा के नाम के हिसाब से नाम दिया गया है, प्रतीक दिया गया है। तो तीसरा है, कई तत्वों को ग्रीक या लैटिन नाम से प्रतीक दिए गए हैं। जैसे
जैसे बच्चों हम बोलते हैं सोडियम, और सोडियम का लैटिन नाम है नेट्रियम। जैसे लोहा, और लोहा को बोला जाता है फेरम लैटिन में। और जैसे पोटेशियम, और पोटेशियम को बोला जाता है केलियम। तो सोडियम को नेट्रियम, लोहा को फेरम और पोटेशियम को केलियम बोला जाता है। तो सोडियम अगर देखें तो सोडियम की स्पेलिंग ये होती है बच्चों क्या, SODIUM। तो हमारे दो नियमों के हिसाब से SO या S होना चाहिए। लोहा, पोटेशियम, तो इनके नाम अंग्रेजी के हिसाब से होने चाहिए, पर अंग्रेजी के हिसाब से ना होकर इनके ग्रीक या लैटिन नाम से हैं। जैसे सोडियम को नेट्रियम बोलते हैं तो इसको लिखा जाता है प्रतीक के रूप में सोडियम को Na से। लोहा को फेरम बोला जाता है और इसको लिखा जाता है प्रतीक Fe। पोटेशियम K से। तो बच्चों ये प्रतीक लिखने के 3 नियम बताए हैं मैंने आपको। इस हिसाब से परमाणुओं को या तत्वों को प्रतीक दिया गया है और उनको लिखने के ये नियम दिए गए हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। सोडियम को Na, लोहा को Fe, पोटेशियम को K। सोडियम को नेट्रियम बोला जाता है, लोहा को फेरम और पोटेशियम को कैलियम बोला जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पर मिलते हैं और उसके बाद से आपकी छुट्टियां भी शुरू हो रही हैं। 7 तारीख से 7 से 16 नवंबर तक आपकी मध्य अवधि अवकाश है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।